हेलो एवरीवन। आज है 28 जुलाई और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की जो हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो हैं भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन परीक्षण, भारत अफ्रीका कूटनीति और संरक्षण, सुप्रीम कोर्ट पैनल, जीआईबी संरक्षण और उपाय। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी वो भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन वास्तविकता के करीब रेलवे के कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया गया है उसके ऊपर रहने वाली है। और यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है, भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन चालित यानी कि जो हाइड्रोजन है उससे चलने वाली जो पहली ट्रेन है उसके विकास में एक महत्वपूर्ण कदम जो है प्रगति की ओर बढ़ाया है। 25 जुलाई 2025 को चेन्नई की जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है उसमें ड्राइविंग पावर कार जो है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह ट्रेन जो है हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल है उसकी तकनीक पर आधारित है जो कि हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया है उससे बिजली उत्पन्न करती है। और अगर इसका एकमात्र उप उत्पाद जो है देखें तो वह जलवाष्प है, जिससे यह पर्यावरण के लिए पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है, यानी कि इससे जो पर्यावरण है वह प्रदूषित नहीं होता। जो परीक्षण और तकनीकी देखें तो यह कोच जो है पहले डीजल से चलने वाली डीजल इलेक्ट्रिकल जो मल्टीपल यूनिट है उसका हिस्सा थी, जिसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम के साथ रेट्रोफिट किया गया। इसमें हाई प्रेशर हाइड्रोजन जो टैंक है और जो बैटरी सिस्टम है जो कि अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है और फ्यूल सेल से चार्ज होता रहता है। अगर इसके प्रदर्शन के बारे में जानें तो जो ये ट्रेन है वह 1200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। जो पायलट प्रोजेक्ट है वह पहला ट्रायल रन हरियाणा का जो जींद है सोनीपत रूट है उस पर 89 किलोमीटर पर होगा, जिसके बाद इसे हेरिटेज और जो पहाड़ी मार्ग हैं जैसे कि कालका और जो शिमला है वहां पर चलाने की योजना भी जो है वो बनाई गई है। अगर पर्यावरण से इसके लाभ देखें तो जो ये ट्रेन है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो अन्य हानिकारक गैसें हैं उनका उत्सर्जन नहीं करती, जो कि भारतीय जो रेलवे है उसके 2030 तक के नेट जीरो जो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य है उसको भी समर्थन देती है। योजना और लागत को देखें तो हाइड्रोजन और जो 4 हेरिटेज परियोजना है इसके तहत 35 ऐसी ट्रेनें चलाने की योजना है। प्रत्येक ट्रेन की लागत जो है लगभग 80 करोड़ रुपए और प्रति रूट ग्राउंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लिए 70 करोड़ रुपए है। कुल जो है 2800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। विश्व में अगर इसकी स्थिति देखें तो जो भारत है वह इस तकनीक को अपनाने वाला विश्व का 5वां देश होगा, क्योंकि भारत से पहले जो है यह ट्रेन जो है जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और जो चीन है उसके बाद हैं। यह जो है 8 कोच वाली ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन होगी, जो कि 2638 यात्री जो हैं उनको एक साथ ले जा सकती है। विलंब की संभावना देखें तो हालांकि प्रारंभिक परीक्षण जो है वो सफल रहे हैं, लेकिन जो तकनीकी सुधार हैं उनके अतिरिक्त 2-3 महीनों की आवश्यकता हो सकती है, जिससे कालका शिमला जैसा जो रूट है उस पर संचालन मध्यम 2025 तक जो है शुरू हो सकता है। जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है उसके बारे में जानें कि यह कैसे काम करता है और इसकी प्रक्रिया जो है वो क्या है। जो प्रक्रिया होगी वह हाइड्रोजन गैस जो है यानी कि जो H2 है फ्यूल सेल के एनोड यानी कि जो नकारात्मक इलेक्ट्रोड है उस पर प्रवेश करती है और ऑक्सीजन जो है आमतौर पर हवा से कैथोड यानी कि जो सकारात्मक इलेक्ट्रोड है वहाँ पर प्रवेश करती है। एक जो इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली होती है जो कि प्रोटॉन का एक्सचेंज मेम्ब्रेन करती है, हाइड्रोजन अणुओं को प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर विभाजित करती है
और जो प्रोटॉन झिल्ली है उनके माध्यम से कैथोड तक ले जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो भारी सर्किट है उसके माध्यम से प्रवाहित होते हैं, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कैथोड पर जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और जो ऑक्सीजन है वह मिलकर जल बनाते हैं। मुख्य घटक देखें तो जो फ्यूल सेल स्टैक है, कई फ्यूल स्टैक की जो इकाइयां हैं जो कि बिजली उत्पादन के लिए एक साथ काम करती हैं, और जो हाइड्रोजन टैंक है उच्च दबाव पर हाइड्रोजन गैस को संग्रहित करता है। और अगर इसके बैटरी सिस्टम के बारे में जानें तो अतिरिक्त शक्ति जो है वो प्रदान करता है, और जो फ्यूल सेल है उससे चार्ज होता रहता है। पावर जो है कंडीशनिंग यूनिट उत्पन्न बिजली का उपयोग जो है योग्य रूप से परिवर्तित जो है उसको करता है। अगर इसके लाभ और पर्यावरण के अनुकूलन को देखें तो कोई प्रदूषण केवल जल वाष्प उत्सर्जन या फिर जो उच्च दक्षता है वह प्रारंभिक जो दहन इंजन है उसकी तुलना में अधिक ऊर्जा दक्षता है, और शांत संचालन जो है कम शोर और कंपन है। जो नवीकरणीय संभावना देखें तो हाइड्रोजन को सौर, पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों के जो उत्पादित हैं उसके लिए किया जा सकता है। और इसके सामने जहाँ पर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं जैसे कि उसी प्रकार से कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, तो इसके अगर लाभ हैं तो चुनौतियाँ भी जो हैं वो ज़रूर होंगी। तो चुनौतियों के बारे में जानें तो जो हाइड्रोजन उत्पादन है, भारत में अधिकांश जो है हाइड्रोजन अभी भी जीवाश्म ईंधन जो है यानी कि जो ग्रे हाइड्रोजन है उससे बनती है। हरित हाइड्रोजन यानी कि जो नवीकरणीय स्रोतों से की लागत और जो उपलब्धता है वह एक चुनौती है। भंडारण और सुरक्षा को देखें तो जो उच्च दबाव वाले हाइड्रोजन टैंकों को सुरक्षित डिजाइन और जो इनका रखरखाव है उसकी भी आवश्यकता होती है। और अगर बुनियादी ढांचे को देखें तो हाइड्रोजन जो रिफिलिंग स्टेशन है और जो आपूर्ति श्रृंखला है उसका विकास भी बहुत ही ज़रूरी है। और अगर इसकी लागत की बात करें तो प्रारंभिक निवेश अधिक है। जो वैश्विक परिदृश्य के रूप में जाने तो जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और जो चीन है पहले से ही हाइड्रोजन ट्रेनें जो हैं वो चला रहे हैं। भारत का प्रोजेक्ट जो है दुनिया की सबसे लंबी और शक्तिशाली जो हाइड्रोजन ट्रेन है उनमें एक है। भारत की जो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज परियोजना 35 ट्रेनों को तैनात करने की जो योजना है उसके साथ मेक इन इंडिया और जो आत्मनिर्भर भारत है उसको भी बढ़ावा देती हैं। और आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, भारत और जो अधिक चीतों की चाहत है, अफ्रीका में कूटनीति की झड़ी, इसके ऊपर रहेगी। जो यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है, भारत में चीतों को जो है फिर से बसाने की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है यानी कि जो प्रोजेक्ट चीता है उसके तहत अफ्रीकी देशों से और चीते लाने की योजना पर तेज़ी से काम चल रहा है। 1950 के दशक में भारत में जो चीते हैं वो विलुप्त हो गए थे, और अब जो है मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क है उसमें चीतों को पुनर्वासित करने का प्रयास जो है वो हो रहा है। और जो ये परियोजना है इसमें जो अफ्रीकी देश है, खासकर जो नामीबिया है और जो दक्षिण अफ्रीका है, उनके साथ कूटनीतिक सहयोग जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जो चीतों का स्थानांतरण और जो उनकी कूटनीति है उसमें नामीबिया और जो दक्षिण अफ्रीका हैं। सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते और फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते जो हैं कूनो में लाए गए। यह अंतर जो महाद्वीपीय स्थानांतरण है दुनिया में पहली बार हुआ, जो कि भारत और जो अफ्रीका के देश हैं उनके बीच में मजबूत कूटनीतिक जो संबंध हैं उनके प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। नए देशों से चीते, दक्षिणी गोलार्ध से चीतों को भारतीय जो जलवायु है उसमें ढलने में, जैविक समस्याओं जैसे कि सर्केडियन रिदम में जो है अंतर, इसके कारण कुछ चीतों की मृत्यु हुई है। इसके चलते भारत अब जो है केन्या, सोमालिया, तंजानिया जैसे जो उत्तरी गोलार्ध हैं वहाँ के देशों से चीते लाने पर विचार कर रहा है, ताकि जो पर्यावरणीय अनुकूलन है वह बेहतर हो। जो कूटनीतिक प्रयास देखें तो भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ 8 से 10 साल के लिए समझौता किया है,
जिसके तहत हर साल 12 से 14 चीते जो हैं वो लाए जाएंगे और केन्या के साथ भी बातचीत जो है इस पर चल रही है। चुनौतियां और जो प्रगति चुनौतियां हैं उनको देखें तो चीतों का जो प्रजनन है, भारतीय पर्यावरण में अनुकूलन और जो अन्य शिकारी जैसे तेंदुए हैं उनके साथ में सह अस्तित्व की जो समस्याएं हैं। अब तक 20 चीतों में से 8 की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन 17 शावकों में से 12 जीवित हैं। और अगर प्रगति की बात करें तो कूनों में जो चीते हैं उनके लिए शिकार और जो आवास का क्षेत्र है उनका विस्तार किया जा रहा है। गांधी सागर जो वन्यजीव अभयारण्य है उसको भी चीतों के लिए तैयार किया जा रहा है। कूटनीति का महत्व देखें तो भारत की जो वैक्सीन मंत्री हैं और जो बांडुंग सम्मेलन जो कि 1955 जैसे पहलुओं से अफ्रीकी जो देश हैं उनके साथ में ऐतिहासिक जो संबंध हैं उनको और मजबूत किया गया है। चीता परियोजना न केवल पर्यावरणीय संरक्षण का प्रयास है बल्कि भारत अफ्रीका जो संबंध हैं उनको और गहरा करने का अवसर भी है। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकातें हैं, जैसे 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और अफ्रीकी संघ को G20 में पूर्ण सदस्यता देने की भारत की पहल जो है इस कूटनीति को और भी अधिक रेखांकित करती है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नामित जो पैनल है उसने भ्रष्ट के जो आवास हैं उनके माध्यम से पावर कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा है। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जो विशेषज्ञ पैनल है उसने ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है यानी कि जो GIB है उसके संरक्षण के लिए उनके जो आवास हैं उनमें पावर कॉरिडोर स्थापित करने का जो वास्तविक प्रस्ताव है वह दिया है। यह कदम जो है लुप्त प्राय जो पक्षी हैं उनको बिजली की जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं उनसे टकराने से बचाने के लिए उठाया गया है। पैनल ने जो जोनल प्राथमिकता हैं उनके आधार पर कई समन उपाय जो हैं वो किए हैं और इनके ऊपर जो है प्रतिबंध भी सुझाए हैं, जिसके तहत जहां संभव हो बिजली लाइनों को भूमिगत करने और जो डाइवर्ट स्थापित करने का निर्देश दिया गया है ताकि जो पक्षी हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है भारत की गंभीर रूप से जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनमें से एक है, जिसका संरक्षण जो है एक महत्वपूर्ण जो पर्यावरणीय मुद्दा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जो विशेषज्ञ पैनल है उसने GIB का संरक्षण जो है उसके लिए कई उपाय भी सुझाए हैं, जैसे कि पावर कॉरिडोर की स्थापना, GIB के जो आवास हैं उसमें बिजली लाइनों को टकराव से बचाने के लिए पावर जो कॉरिडोर का प्रस्ताव है वह रखा गया है। इसमें लाइनों को भूमिगत करने और जो डाइवर्ट लगाने जैसे जो सम्मन उपाय हैं वह शामिल किए गए हैं। आवास का संरक्षण GIB जो है मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और जो कर्नाटक है वहाँ के घास के मैदानों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में जो मानवीय गतिविधियाँ हैं जैसे खनन हुआ, बुनियादी ढांचा विकास हुआ, उसको नियंत्रित करने की जो सिफारिश है वो भी की गई है। जो जोनल की प्राथमिकता है, पैनल ने जो GIB आवास है उनको प्राथमिकता जोन में विभाजित किया है, जहां पर सौर और जो पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं उन पर भी प्रतिबंध या फिर सख्त नियम लागू किए गए हैं। प्राथमिकता जोन में नए जो प्रोजेक्ट हैं उन पर पूर्ण प्रतिबंध और जोन 2 में जो शर्त अनुमति की जो बात है वह भी कही गई है। संरक्षण के उपाय जो बर्ड डाइवर्टर है, आवास प्रबंधन और जो अवैध शिकार है उस पर रोक जैसे कदमों पर भी जोर दिया गया है। साथ ही जो स्थानीय समुदाय हैं उनको संरक्षण के जो प्रयास हैं उनके अंदर शामिल करने की सलाह भी जो है वो दी गई है। जो कैप्टिव ब्रीडिंग है यानी कि जो GIB है उसकी आबादी बढ़ाने के लिए जो कैप्टिव ब्रीडिंग है और जो
जो री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है वह भी चलाए जा रहे हैं। विशेष रूप से राजस्थान के अंदर जो है ऐसा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में जो है इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए एक विशेषज्ञ समिति जो है उसको गठित किया था, जो कि जीआईबी संरक्षण और जो नवीकरणीय ऊर्जा है और जो वर्तमान में जीआईबी है उसकी आबादी जो है केवल 150 से 200 के आसपास बची है, जो कि इसके संरक्षण की तात्कालिकता को भी दर्शाती है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।